हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका समास। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी व्याकरण श्रृंखला। इसमें मुख्यतः आपके दो भाग चलेंगे। एक होगा आपका एनसीईआरटी क्लास 9th के जितने भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं सिलेबस में इस सेशन में, वे सभी एक वीडियो में एक टॉपिक लगभग आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसी प्रकार क्लास 10th में जितने भी एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं आपके, वो ख़त्म हो जाएंगे आपके। और एक बार अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरे मन से देख लेते हैं तो वो टॉपिक आपका वहीं समझ में आ जाएगा। बस एग्ज़ाम के टाइम पे आपको एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है समास। सबसे पहले हम बात करें तो जो समास शब्द का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है संक्षेप। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर हम उन्हें मिला देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं, तो उस मेल को हम समास कहते हैं। यानी जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है वहाँ पर समास होता है। अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो संधि और समास में ये अंतर होता है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। आप ध्यान रखें, समास शब्द जो है वो सम और अस इन दो शब्दों से जुड़कर बना है समास। जहाँ पे सम का अर्थ होता है आपका समीप और अस का अर्थ होता है बैठना। जब दो शब्दों को हम पास लाकर समीप लाकर उन्हें जोड़ देते हैं, उनका योग कर देते हैं, तो वो समास कहलाता है। समास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है व्यास। अगर देखें तो समास का जो छोटा छोटा या मोटा मोटा अर्थ देखें तो हो जाएगा आपका संक्षिप्तीकरण। यानी किसी भी शब्दों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। और व्यास का अर्थ होता है फैलाव या फैलना। अब देखिए, समास में दो तीन चीज़ें होती हैं, उसको हम अभी आगे मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है आपका पूर्व पद एवं उत्तर पद, दूसरा होता है समस्त पद और तीसरा होता है समास विग्रह। सबसे पहले जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है गंगा जल, इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल। तो यहाँ पे जो गंगा आया है वो क्या है, पूर्व पद है, और जो जल है वो क्या है आपका उत्तर पद है। यानी समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। पूर्व का अर्थ होता है पहले, यानी जो पहले वाला पद है वो पूर्व पद, और जो बाद वाला है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर का एक अर्थ होता है क्या, बाद में। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण है गंगा जल, तो गंगा आपका पूर्व पद हो जाएगा और जल आपका उत्तर पद हो जाएगा। और जो ये आपका दोनों के योग से बनेगा गंगा जल, ये आपका समस्त पद हो जाएगा। अब विग्रह करना यानी उसी का जब हम अर्थ लिख देते हैं उसको अलग अलग कर देते हैं तो क्या होता है, उसका विग्रह करना होता है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा का जल। इसी प्रकार अन्य जितने भी प्रकार हैं समास के, उन सब में समस्त पद होते हैं, समास विग्रह होता है, पूर्व पद और उत्तर पद होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, समास कितने प्रकार का होता है। समास देखिए आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुव्रीहि समास। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन सा समास महत्वपूर्ण है और कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी भी समास से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इन 6 समास को, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण समझना और जानना अनिवार्य है। वीडियो के अंत में हम जो है पहले इसकी परिभाषा उदाहरण समझ लेंगे सभी समास के, तो लास्ट में हम कुछ MCQs करेंगे। अब आइए बारी बारी से हम सभी समास को देखते हैं। पहला क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है और दूसरा गुण होता है, यानी एक मुख्य होता है और एक उसका भाग होता है, वहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अधिकांश मामलों में हम देखें तो जो पूर्व पद होता है, जो पहले वाला पद होता है, वो उपसर्ग होता है। हालांकि ऐसा अनिवार्य नहीं है कि अव्ययी भाव के जितने भी उदाहरण हो सब में पहला पद जो है वो उपसर्ग हो, लेकिन अधिकांश ऐसा देखा गया है कि जो पहला वाला पद होता है वो उपसर्ग होता है। और यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों मिलकर किसी अव्यय की तरह प्रयोग अगर होते हों तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम कहें धीरे धीरे, है ना। अव्यय क्या होता है आप जान लीजिए कि जो शब्द जो है लिंग वचन के आधार पर, संज्ञा सर्वनाम के आधार पर, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। यानी जो शब्द कि चाहे आप उसे वर्तमान काल में प्रयोग करें किसी वाक्य में, भूतकाल में करें या भविष्य काल में करें, उनमें कोई परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर कर्ता आपका स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, फिर भी उनमें परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे हो गया, आज, कल, इस प्रकार के जो शब्द हैं आपके क्या हो जाएंगे, अव्यय हो जाएंगे, यानी जिसमें कोई परिवर्तन
न हो। तो अगर ऐसे शब्द आपको किसी जगह जिनकी पुनरावृत्ति होती हुई दिखे तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है। सामान्यतः वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब आइए अव्ययीभाव समास के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक तरफ आपके समस्त पद दिए गए हैं, एक तरफ उनका विग्रह दिया गया है। जैसे देखिए प्रतिदिन, पहला उदाहरण है प्रतिदिन, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिन दिन, यानी हर रोज। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो पहला पद क्या है यहाँ पे, प्रमुख है, यानी पूर्व पद क्या है, प्रधान है। दूसरा है यथाशक्ति, है ना, यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। उसके बाद है आमरण, यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है। आमरण का अर्थ होता है, या समास विग्रह हम इसका करेंगे तो हो जाएगा मृत्यु तक। फिर है बेखटके, है ना, जैसे आप बेमतलब बोलते हैं, बेफिजूल बोलते हैं, तो ये जो बे है यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। बेखटके का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बिना खटके। आप इन सभी उदाहरण को ध्यान से देखते चलें, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। फिर है यथासंभव, यहाँ पे यथा उपसर्ग लगा हुआ है, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जैसा संभव हो। बीचों बीच, यानी बिल्कुल बीच में। भर पेट, इसका विग्रह हो जाएगा पेट भर कर। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये समस्त पदों का हम इस प्रकार से विग्रह कर लेंगे और इन सभी में क्या होगा, आपका अव्ययीभाव समास होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। यानी जहाँ पहला पद प्रधान हो और पहले पद में उपसर्ग हो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। या किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो और कोई शब्द अव्यय की तरफ प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होगा। और जहाँ पर लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन जिन शब्दों में नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो अव्यय कहते हैं। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने बोला ना, किसी भी समास में क्या होते हैं, दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तत्पुरुष समास में जो बाद वाला पद होता है या दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। और इन समास के बीच में क्या होता है, कर्म से लेकर अधिकरण तक के जितने भी कारक हैं इन सभी की विभक्तियों का, परसर्गों का लोप हो जाता है। परसर्ग यानी जो चिन्ह होते हैं। अब देखिए, आपको कारक आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, तो कारक के चिन्ह आपको पता होंगे। जैसे कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण कारक से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, संबंध का, की, के, रारी, रे, सारे संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। और अधिकरण में आप में, पर, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले आप तत्पुरुष समास जो ये ना समझें कि सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि इस समास में या इस शब्द में कौन सा समास है, उसमें आपको अव्ययीभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको तत्पुरुष कारक जो तत्पुरुष समास उसके जो अलग अलग ये भेद हैं यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है या संप्रदान तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। जैसे देखिए, पहला ये समस्त पद क्या है, जेब कतरा, यानी जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पे को विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर क्या है, यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, तो यहाँ भी कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है आपका करण तत्पुरुष हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा। फिर है रोग पीड़ित, यानी रोग से पीड़ित, रोग के द्वारा ही तो पीड़ित है, तो यहाँ भी करण तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है संप्रदान, देशभक्ति, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा। उसके बाद अगला आपका आता है अपादान कारक या अपादान तत्पुरुष समास। इसको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ हो गया है। अपादान तत्पुरुष समास। साप मुक्त, जहाँ पे अलगाव वाली चीज़ें आती हैं वहाँ पे अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है, से होता है। कर्ण का भी से होता है, लेकिन कर्ण में माध्यम होता है और अपादान में उससे हम अलगाव कर देते हैं। साप मुक्त, यानी साप से मुक्त कर दिया गया, अलग कर दिया गया, तो यहाँ भी अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। सेवा निवृत्ति, यानी सेवा से निवृत्ति, उसकी सेवा क्या हुई, समाप्त हो चुकी है, तो वो उससे अलग हो रहा है, तो यहाँ भी अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है संबंध कारक, राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, यहाँ का चिन्ह का लोप हुआ तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। गंगा जल, गंगा का जल, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी का चिन्ह का लोप हो रहा है, तो यहाँ भी आपका संबंध कारक हो जाएगा। फिर है आपका अधिकरण कारक या अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती, यानी आप पर बीती,
तो यहाँ भी पर चिन्ह का लोप हुआ है तो यहाँ भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, यहाँ भी में चिन्ह का लोप हो रहा है तो यहाँ भी अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपने देखा तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा वाला जो पद होता है, जैसे यदि आप बाद वाले जो पद देख रहे हैं ये सभी क्या है, प्रधान है, तो इन सभी में तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। सभी विभक्तियों के अपने अपने चिन्ह हैं, जहाँ जिस चिन्ह का लोप हुआ होगा वहाँ पे वो वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है आपका कर्मधारय समास। देखिए यहाँ भी इस समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उन दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। उसी को हम कह सकते हैं कि उपमेय उपमान का संबंध होता है। और इसमें भी क्या होता है, दूसरा पद ही प्रधान होता है, यानी एक पद क्या होता है, विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। जैसे पीत वसन, वसन का अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र, इसका अर्थ हो गया पीला वस्त्र। तो ये क्या कर रहा है, पीला वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र कैसा है, तो पीला है। कमल नयन, यानी कमल जैसे नेत्र, यहाँ कमल क्या कर रहा है, नेत्र की विशेषता बता रहा है, तो कमल विशेषण हो गया और नेत्र आपका विशेष्य हो गया, तो इसलिए कि यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार जो अन्य उदाहरण हैं आप उन्हें भी देख लें। नीलकमल, नीला है जो कमल, यहाँ पे कमल कैसा है, नीला है, विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास हो गया। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। महात्मा, महान आत्मा। पीत अंबर, अंबर का अर्थ भी वस्त्र ही होता है, यानी कि पीला वस्त्र या पीत अंबर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, यानी उसकी विशेषता क्या है उस पुरुष की, कि वो पुरुषों में क्या है, सबसे उत्तम है, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। परमानंद, परम है जो आनंद, यानी आनंद में जो सबसे सुख की अनुभूति है उसे हम क्या कहते हैं, परमानंद कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। भला मानस, ठीक है, भला है जो मानस, मानस का अर्थ होता है मनुष्य, तो इसकी विशेषता है कि वो भलाई का काम करता है, वो भला मनुष्य है, तो यहाँ भी कर्मधारय समास हो जाएगा। लाल टोपी, महाविद्यालय, अध्यापका, महाराज, इन सभी में क्या है, आपका कर्मधारय समास है। आगे बात करते हैं द्वंद्व समास की। जिस समास में दोनों पद जो है समान रूप से प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है और उनके बीच में जो है ये चिन्ह लगा होता है। कभी कभी आपको इस चिन्ह का लोप भी मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर जो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं वहाँ पर ये चिन्ह लगा होता है और ये पद जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं। हालांकि ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जब ये विलोम होंगे तभी द्वंद्व होगा, अन्यथा द्वंद्व समास नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये पद जो हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विलोम नहीं होते हैं। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो इनके बीच में और, तथा, एवं, अथवा, या, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे हम ऊपर के समासों में हमने विग्रह किया तो अलग अलग चिन्ह आए, तो जब यहाँ पर हम विग्रह करेंगे द्वंद्व समास में तो और, तथा, एव, अथवा, या आदि शब्द जुड़ जाएंगे। बीच में आपका योजक चिन्ह का, ये जो योजक चिन्ह है इसका लोप हुआ होता है। उदाहरण देखें, भाई बहन, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई और बहन। घी शक्कर, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, घी और शक्कर। रात दिन, यहाँ पे विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रात और दिन। दूध दही, विग्रह करने पर हो जाएगा दूध और दही। आगे आपका आहार निद्रा, इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आहार और निद्रा। अन्न जल, विग्रह करने पर अन्न और जल। लाभ हानि, लाभ और हानि। जीवन मरण, जीवन और मरण। तो आप देख रहे हैं कि इनका विग्रह करने पर सब में क्या जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है। कुछ उदाहरण में क्या है, एक दूसरे के विलोम है, लेकिन ऐसा सब में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले समास के, जो है आपका द्विगु समास। द्विगु समास देखिए सबसे आसान है। इसका सबसे पहला, इस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है ना। अगर किसी भी शब्द में आपको शुरू में संख्याएं दिख जाएं तो वो क्या होगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे चौराहा, 4 राहों वाला स्थान, तो चौ लगा है ना, 4 की सूचना दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। फिर है त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं वाला। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, क्योंकि शत का अर्थ क्या होता है, 100 होता है। सहस्त्र का अर्थ क्या होता है, 1000 होता है। सहस्त्राब्दी क्या हो जाएगा, 1000 वर्षों का समूह हो जाएगा। इसी प्रकार सप्तऋषि है, सप्तऋषि का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 7 ऋषि। चौमासा, यानी 4 मासों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह।
नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। तो इन सब में पहला पद संख्यावाची है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब आखिरी बचता है आपका बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ये दोनों पद क्या होते हैं, गौड़ होते हैं। लेकिन जब ये दोनों पद मिलते हैं तो ये किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। और इस समास में आपके जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं प्रायः वे और यौगिक शब्द आ जाएंगे। नहीं, पर्यायवाची शब्द और यौगिक शब्द जहाँ भी आपको देखने को मिले वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो जो, जिसके, जिसका, जिसकी, ये आदि शब्द आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। यहाँ पर देखिए, ना तो चंद्र प्रधान है ना शेखर प्रधान है, बल्कि यहाँ पे क्या है, ये शिव प्रधान है, जो कि तीसरा पद है इसमें, है ना। ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है। दोनों शब्दों को मिलने से हम ये किसी तीसरे अर्थ का बोध करा रहे हैं, किसका, शिव का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात की रावण। ना तो 10 प्रधान है ना आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, यानी जिसके 10 मुख हैं वो, अर्थात कौन है, तो रावण है। लंबोदर, उदर का अर्थ होता है पेट, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है, गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात की विष्णु। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान। यहाँ भी क्या होगा, आप देख रहे हैं सारे शब्द क्या हैं, एक दूसरे के, मतलब जैसे चंद्रशेखर है तो वो शिव का पर्यायवाची है, दशानन है तो रावण का पर्यायवाची है, लंबोदर है तो गणेश जी का पर्यायवाची है। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द और यौगिक शब्द आपको जहाँ देखने को मिले वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात की ब्रह्मा। तो इस प्रकार से जहाँ दोनों पद गौड़ होते हैं, तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पर्यायवाची शब्द और यौगिक शब्द देखने को मिलेंगे। अब आपने देखा होगा कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। देखिए, कर्मधारय समास में क्या होता है, अभी ऊपर बताया गया आपको, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। जैसे कि नील गगन में नील विशेषण है और गगन क्या है, विशेष है। जबकि अगर हम बहुव्रीहि समास में बात करें तो जो समस्त पद है वो ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्मुख, यहाँ पे कोई भी विशेषण और विशेष अलग अलग नहीं है, बल्कि चतुर्मुख क्या है, स्वयं ही एक विशेषण का कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए, कुछ हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न करने से ये होता है कि आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ा है, अगर आप उस पर आधारित प्रश्न करते हैं तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, इसलिए जो है अभ्यास प्रश्न आपको करना चाहिए। पहला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव है या तत्पुरुष है। रसोई घर, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रसोई का, रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। यहाँ पे जो कर्म कारक आ रहा है आपका रसोई का घर, या आपको संबंध एक तरीके से दिखाया जाता है, यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा किसमें, रसोई घर। रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है, प्रतिपल, गंगा तट, कनकलता, कनफटा। तो हमको ये पहले ही ऑप्शन में दिख गया प्रतिपल, यहाँ प्रति लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रात दिन में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो जहाँ पे एक दूसरे का विलोम हो या योजक चिन्ह लगा हुआ वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, तो रात दिन में द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद आगे है, महापुरुष में कौन सा समास है, द्विगु समास है। यहाँ पर ऑप्शन 2 बार हो गया है, आप द्वंद्व कर लें, यहाँ पे द्विगु समास, दूसरे में द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा कर्मधारय समास। तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। महान है पुरुष जो, यानी उस पुरुष की विशेषता है कि वो महान है, विशेषण बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है।
देखिए यहाँ पे भूल चूक, माता पिता, कपीश्वर, भला बुरा। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, लेकिन कपीश्वर में योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो ये कपीश्वर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, नवरत्न में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्वंद्व। शुरू में ही आप देख रहे हैं यहाँ पे संख्या दी गई है, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह या समाहार, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। आप देख रहे हैं क्या है, शिव का एक पर्यायवाची है। अभी हमने ऊपर देखा भी, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो समास टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। सारे समास जो 6 हैं आपके समझ में आ गए होंगे और इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।